मतलब अगर मारा काठी की बात करो तो तुम्हें बहुत पसंद है, और पढ़ाई की बात करते हो तो इनके प्राण हाथ पे आई जाते। पीछे इधर देख लो, इधर देख लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अगर तुमने अगर हल कर ले तो इस जगह तुम्हारी नौकरी वोकरी लग जाए। हाँ, इधर देख लो, उधर बातें बात में कर लियो। नहीं, एक मौका मिले तुरंत पंचायत शुरू। हाँ भाई, शुरू कर रहे ठीक। हड़प्पा सभ्यता व्याख्या और करने, इसमें कठिन क्वेश्चन और है इस बार। 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी, और ये हड़प्पा सभ्यता आपको ये बताना है कि किस स्थान पर स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? बताओ मोहित। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सुन लो जरा, हड़प्पा सभ्यता का जो खनन हुआ था वो 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के अनुमान मानी गई है। और ये वर्तमान अगर स्थिति देखी जाए तो पाकिस्तान में तो हड़प्पा है ही, साथ में पश्चिमी भारत का हिस्सा भी जोड़ दिया जाता है। अब एक बात समझ लो, मैंने कल भी बताया था कि जब 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने, तो पहला स्थल कौन सा प्राप्त हुआ था? हड़प्पा प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। और अगर हम दूसरे स्थल की बात करें तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी, ध्यान सुनते रहियो। और ये स्थल कहाँ प्राप्त हुआ था? ये सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। तो मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता कहें, यह आपके पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में नहीं है। अब बताओ प्रश्न, पहला तो बता दिया, चलो आ जाओ। मोहित बात कर रहे हो? नंबर 2 तुम्हारा ही क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तुम इधर आई जाओ, ठीक बताइए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, आदित्य पर्याय सुत्त, अनाथ लखना सुत्त, ब्रह्म जल सुत्त। कौन सा ऐसा एक ग्रंथ है जिसको हम लोग अग्नि उपदेश भी कहते हैं? किसी को मालूम है? नहीं। अब हम बताएं। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ वो तो मालूम है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिदम्ब पिटक, वे अलग हैं। अब ध्यान सुनना, अरे बातचीत ना करो भाई। अग्नि उपदेश किसे कहते हैं? अग्नि उपदेश कहा जाता है आदित्य पर्याय को। किसको कहा जाता है? आदित्य पर्याय को। अब तुमसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें लिखा क्या है, तो इसमें महात्मा बुद्ध ने बताया है कि अपनी 5 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां, और मन के वैराग्य के द्वारा, 5 इंद्रियां और मन के वैराग्य के द्वारा कैसे दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, इस बात का उल्लेख किसमें है? आदित्य पर्याय सुत्त में है। मन की 5 इंद्रियां और मन के वैराग्य के द्वारा कैसे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक। इसी को हम लोग अग्नि उपदेश भी कहते हैं। अब आ जाओ, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। पढ़ा होगा आपने कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश पाली भाषा में था और इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन उस उपदेश में क्या क्या बातें कहीं, उसका वर्णन किस में मिलता है? इसमें मिलता है ए वाले ऑप्शन में, धर्म चक्र सुत्त में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि पाली भाषा में दिया था। उसमें बोला क्या क्या था, किन शब्दों का प्रयोग किया था, कौन कौन सी बातें बताई थी, वो इसमें लिखा है धर्म चक्र इस वाले में। और महात्मा बुद्ध ने बताया कि इंद्रियां और मन के वैराग्य के द्वारा दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है,
ये बात इसमें लिखी आदित्यपराय में, जिसको हम लोग अग्नि उपदेश भी कहते हैं। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, सुनो ध्यान से। किसके द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है, जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर के राजा जिमितवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा भी लिखी है। अब जरा सुन लो, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, एक लिखा है रत्नावली, और मैं प्रियदर्शी कहें या प्रियदर्शिका कहें, एक लिखा है रत्नावली और एक लिखा है नागानंद। ये 3 नाटक किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं, और किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए। बात क्लियर है? और इसमें जो नागानंद है, इसी में कौन सी कहानी है? इसमें लिखा है कि नागों को बचाने के लिए विद्याधर के राजा जिमितवाहन ने अपना आत्म बलिदान कर दिया था। ये नागानंद के नाटक में लिखा हुआ है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन समझिए कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था 13वीं शताब्दी में? महिपाल है, शशांक है, कि ग्रहबर्मन, कि लक्ष्मण सेन? इनके बारे में समझ लो। बख्तियार खिलजी के बारे में सबको मालूम, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की वंश से थे। इस वजह से समझ लीजिए कि बख्तियार खिलजी एक प्रकार का तुर्की राजा था, और इसने क्या किया था? अपने शासनकाल के दौरान बंगाल के लक्ष्मण सेन को हराया था। ठीक, सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, इसको हराया था। बख्तियार खिलजी के बारे में आपको मालूम होगा, इसी ने किसको नष्ट किया था? किस में आग लगा दी थी? नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में वहीं की शिक्षा ही खत्म कर दी, ताकि आने वाले भविष्य में बौद्ध धर्म का नाम निशान ना रहे, बौद्ध धर्म के महत्व को खत्म कर दो। जैसे आज मान लो अपने पुराण हैं, महाभारत, इनमें कोई आग लगा दे, समाप्त कर दें, तो आने वाली पीढ़ी अपने धर्म के महत्व को खोज रही है। पर समझ नहीं पाए हमारे पुराणों में क्या लिखा था, वेदों में क्या लिखा था, इस वजह से उसने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कि समन्वय धर्म दीन ए इलाही। अब जरा सुनो, अरे टकवर बहाने टाइप बढ़िया करो है। समन्वय धर्म का मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम में समन्वता बनाना, एकता बनाना। धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का धर्म। की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अब तुम्हें बताओ कि इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1582। अच्छा, दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू शासक तो बीरबल या महेशदास थे, और इसका मुख्य पुरोहित कौन था? बीरबल कह दें। और मुख्य पुरोहित की बात करें तो अबुल फजल थे। अबुल फजल ने ही तो आने अकबरी लिखी है। अबुल फजल थे मुख्य पुरोहित, अबुल फजल कह दें। और मानने वाला हिंदू शासक पहला पूछा जाए तो बीरबल उर्फ महेशदास। ठीक। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष किया गया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण बताइए। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, 1656। और इसका निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने किया था। ठीक, लाल पत्थर से बनी है, सबको मालूम है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। इसका दूसरा नाम और लिख दो, मस्जिद ए जहानुमा। इसी को मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। मस्जिद ए जहानुमा दिल्ली में है, यहाँ में कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। 7, हाँ,
इसको बताइए, किसके अनुसार या किस सिद्धांत के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? बताइए भैया, कौन सा ऐसा सिद्धांत अंग्रेजों ने पारित किया था कि जितने भी भारतीय शासक हैं वो अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकते हैं? अब इसके बारे में बताऊं। देखो, एक है सहायक संधि। अब इसके बारे में समझ लो, सहायक संधि होती क्या है ये भी तो समझ लो। सहायक संधि का जनक किसको बोला जाता है? वेलेजली। सहायक संधि में क्या होता था कि जैसे कोई राजा है और किसी राजा ने अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर ली, तो उसमें 2 शर्तें होगी। पहली शर्त ये होगी कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास 100 सैनिक हैं तुम्हारे खुद के राज के, तो 20 सैनिक तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के रखने होंगे, वो भी अपने राजस्व से। यानी इनका वेतन अंग्रेज नहीं देंगे, इनका वेतन तुम्हें देना होगा, पहली शर्त। दूसरी बात, एक शर्त और रहती थी कि अगर हम तुम्हारे यहाँ सैनिक के रूप में नियुक्त हैं तो बाहरी आक्रमण से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अंग्रेज इस बात को आश्वासन देते कि हम तुम्हारी बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे तुम्हारे घर में कोई विवाद है तुम नहीं मामला देखे हैं, लेकिन अगर कोई बाहरी हमला कर रहा है तुम देखेंगे। इसी को बोलते हैं सहायक संधि। और सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी? 1798 में हैदराबाद के निजाम, 1798 में हैदराबाद के निजाम ने की थी। ठीक, और इधर था हैदराबाद का निजाम, उधर कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। दूसरी सहायक संधि किसके द्वारा की गई? दूसरी सहायक संधि का शिकार हुआ मैसूर। ठीक, पहला कौन था? हैदराबाद, दूसरा कौन था? मैसूर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लॉर्ड वेलेजली से पहले भी किसने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो डुप्ले, एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, तो वहां ने लॉर्ड वेलेजली से पहले भी एक बार सहायक संधि की थी। सहायक संधि समझ गए? समझौता यानी किराए के गुंडा रखना। 1855 और 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। पहले इस बात में समझ लें जरा, थोड़ी अधूरा क्वेश्चन हो तो बाद में पूरा करना पड़ता है। संथाल विद्रोह, आप जानते हैं संथाल एक जनजाति है, तो जमींदारी और स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध संथाल विद्रोह किया था। और इसके प्रसिद्ध नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। अब एक बात और बताओ, इस संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था? नहीं, पहले बिहार में हुआ था, उस समय के बिहार में, और वर्तमान के झारखंड में। ये ध्यान रखना, उस क्योंकि बिहार से ही झारखंड बना है, तो बिहार में हुआ था, अब वर्तमान में वो जगह झारखंड में आती है। ये तो बड़ा रोचक घटना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? ऊधम सिंह ने। आपको मालूम है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसमें ऊधम सिंह जो थे वे पेड़ के पीछे छिप के बच गए थे। 21 साल बाद लंदन गए, पैसा इकट्ठा किया, रिवॉल्वर मंगाई, और लंदन में जाने के बाद उसी के आवास में घुस के इनकी जनरल डायर की हत्या कर दी थी। इनका नाम है ऊधम सिंह, तो ऐसे ही ऊधम सिंह थे। वहां मारा जाके लंदन में 21 साल बाद बदला लेने गए ऊधम सिंह, वहीं शायद इनको फांसी हो गई थी। ऊधम सिंह तो ऊधम सिंह है यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्थव्यवस्था का है। बताओ भाई, किसी वस्तु की मांग में, बहुत ध्यान सुनना, किसी वस्तु की मांग में यदि कोई परसेंटेज परिवर्तन को, प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन करने को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन है कि आपूर्ति की कीमत लोच है कि मांग की कीमत लोच है? कौन सा? मैं बताऊं, एक कल्पना करके देखो। और शास्त्र में यदि किसी वस्तु के मूल्य में
ध्यान सुनना, मूल्य में, उसके आय में, उसकी वरीयता यानी क्वालिटी में परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनना, किसी वस्तु के हमने मूल्य में कोई परिवर्तन कर दिया, उसकी आय में कोई परिवर्तन कर दिया, या क्वालिटी में कोई परिवर्तन कर दिया, तो ये बात समझ लो। कोई वस्तु है, मोबाइल है, इसके हमने मूल्य में घटोतरी बढ़ोतरी कर दी या इसकी क्वालिटी में घटोतरी बढ़ोतरी कर दी, तो सबसे पहले निश्चित है मांग में भी कोई ना कोई परसेंटेज प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़े। कीमत कम कर दी, क्वालिटी बढ़िया कर दी, मांग बढ़ जाएगी। कीमत ज़्यादा कर दी, क्वालिटी कम कर दी, तो मांग घट जाएगी। तो मांग की कीमत लोच होगा। कौन सी? मांग की कीमत लोच। इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में और क्वालिटी में परिवर्तन होगा तो उसकी डिमांड में जरूर परिवर्तन आएगा। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? हाँ, कृषि उद्योग। 1947-48 की तरफ की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 54% योगदान कृषि उद्योग का था। अब कम हो गया है, पहले कृषि उद्योग का था 12। हाँ, ये बताइए, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को लोन उपलब्ध कराता है। यह लोन किस प्रकार का लोन देता है? देखो, माइक्रो फाइनेंस जो होता है, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको लघु अवधि के लिए लोन दिया जाता है। और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा किसने दी थी बताइए? मोहम्मद यूनुस ने। नोट कर लो, माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा या कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था। याद करते जाओ, समझते जाओ, मोहम्मद यूनुस ने। और माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन नहीं दिया जाता है, लघु अवधि के लिए लोन दिया जाता है ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था सुधार लो और हमारो लोन कर दो वापस। मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ये पौधों की लुगदी, कपास एवं कपास के लत्ते, पुनर्चक्रित कागज, पुनर्चक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण। तो ये डी आपका गलत है। कौन सा? पुनर्चक्रित कागज, ये भी गलत है। आपका बी है कपास एवं कपास के लत्ता, इसी से कागज बनाया जाता है, कागज का नोट। अब एक बात और बताओ, एक अपने यहाँ सिक्योरिटी पेपर मिल है जहाँ स्टाम्प पेपर वगैरह छापे जाते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक। और दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है, तो करेंसी नोट प्रेस अगर पूछी जाए तो नासिक, महाराष्ट्र में। कई जगह है लेकिन मुख्य रूप से करेंसी नोट प्रेस नासिक। सिक्योरिटी पेपर मिल याद रखना, यहाँ पर स्टाम्प पेपर छापे जाते हैं। बैनामा करान जाओ तो स्टाम्प पेपर हैं, ये वापस भी हो जाते हैं अगर स्टाम्प पेपर गड़बड़ हुई हो तो, कुछ पैसा कट के वापस हो जाते। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। हाँ, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या वित्त मंत्रालय या नाबार्ड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन है? बिल्कुल सही बात है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। अच्छा बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935 को नहीं, राष्ट्रीयकरण 1949 है। 49 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक, टोटल 5 की टीम है। मिल्की वे क्या है और अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है? आकाश गंगा का मतलब है, समझ लिए कि सभी जितने ग्रह हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, तो अपनी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। और मैंने बताया था कि अपनी आकाश गंगा के पास
सबसे निकटतम गंगा कौन सी है? देवयानी, एंड्रोमेडा, बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? कौन सा? बिल्कुल सही, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, इसलिए चांद का केवल कितने % हिस्सा दिखाई पड़ता है? 69। 17 किस सीन पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? बताइए, यानी किस स्थान पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? गलत है, ध्रुवों पर नहीं, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई अधिक होती है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और आपको मालूम होगा जितनी प्राकृतिक घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, सब कहाँ पर होते हैं? क्षोभमंडल में होते हैं, याद रखना, सब क्षोभमंडल में। 18 बरकान का क्या अभिप्राय है? बरकान या बरखान का क्या अर्थ है? बालू का अर्धचंद्राकार टीला बरखान कहलाता है, रेगिस्तान बरखान कहलाता है। गलत है भैया। देखो, एक छत्रक और एक बरखान, मैं बताऊं, बरखान क्या होता है? अर्धचंद्राकार टीला होता है, जैसे पवन उड़ी तो यहाँ की बीच की मिट्टी उड़ा के ले गई बालू, तो ये बन गया बरखान ही। और एक होता है छत्रक, छत्रक होता है बालू का टीला इस प्रकार से सर्पिला आकार का, नीचे वाली बालू जो है उड़ के चली गई, ऊपर टीला जैसा बन गया। तो छत्रक कहें और बरकान कहें, दोनों जो हैं बालू के पवन के टीला होते हैं, लेकिन ये बनते कहाँ पर है? जहाँ पर बालू होती है। बालू हल्की होती है, बालू कण चिपके तो थोड़ी ना होते आपस में, उड़ जाती है बालू। छत्रक, छत्रक, छत्रक कहें या बरकान, छत्रक है, बरखान है, ये सब आपके बालू से निर्मित टीला हैं। ठीक, आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन इनमें किस देश की राजधानी सही नहीं है? ताइवान की ताइपे सही है या गलत? ताइवान की ताइपे सही है। ईरान की सही है। जापान की टोक्यो से। चीन की बीजिंग, चीन की बीजिंग है तो चीन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी भूरेखा किस राज्य की है? यह समुद्र तटीय रेखा, तो गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है, ठीक। और सबसे ज्यादा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। अब आपको बताना है कि 4 झीलें इधर लिखी हैं, 4 झीलें उधर हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर है, इसी में तैरता हुआ पार्क बना है, ये सही है। चिल्का झील उड़ीसा सही है। सुल्तानपुर झील हरियाणा सही है। लेकिन कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश में, सॉरी, प्रमुख रूप से, इस वजह से वाला ऑप्शन गलत है। कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। 22 कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, एक और बताओ, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से, बहुत सही। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश की मुल्ताई पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? मुल्ताई पहाड़ी से। और एक क्वेश्चन और इसमें बताओ कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा नदी ही है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो नर्मदा नदी है। चलिए इन तीनों की व्याख्या कर लें। देखो जरा ध्यान से सुनो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? हम तीनों पवनों के बारे में बता रहे, चारों पवनों के बारे में सुनो।
जो पश्चिमी विक्षोभ होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। ठीक, ध्यान सुनना, कैस्पियन सागर कहें या भूमध्य सागर कहें, और इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, क्योंकि इसकी एंट्री भारत में पश्चिम दिशा से होती है। इसकी इन पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिम से। इस वजह से इन पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। हम जेट पवनों की बात करें तो जेट पवनें एक प्रकार की पवनें होती हैं जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर चलती हैं। इसको याद रखना, क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर चलने वाली तेज पवनों को क्या कहते हैं? तो जेट पवन कहा जाता है। अब तीसरा सुनो, मानसूनी पवनें कौन सी हैं? मानसूनी पवनें वो कहलाती हैं भारत में जो हिंद महासागर और प्लस अरब सागर से उड़ती हैं और भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से उड़ती हैं। क्योंकि हिंद महासागर और अरब सागर कहाँ पर हैं? भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर हैं। कल्पना करके देखो, जो पूरब है, जो पश्चिम, जो उत्तर और दक्षिण, यहाँ पर कौन सा सागर हुआ? हिंद महासागर। यहाँ पर कौन सा सागर हुआ? अरब सागर। और मानसूनी पवनें ही भारत में सर्वाधिक वर्षा करेंगी मई जून जुलाई के महीने में। तो जो मानसूनी पवनें, इनमें मानसून कहाँ से आएगा? नमी कहाँ से आएगी? हिंद महासागर से और अरब सागर से आएगी। और ये पवनें किस दिशा से उठेंगी? दक्षिण पश्चिम से। तो भारत में अधिकांश वर्षा कब होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इन्हीं को मानसूनी पवनें या दक्षिण पश्चिमी पवनें भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मानसूनी पवनों का दूसरा नाम है दक्षिण पश्चिम पवनें, और ये उठती हैं हिंद महासागर और अरब सागर से। क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर चलने वाली तेज पवनों को हम कहते हैं जेट पवनें, और पश्चिमी विक्षोभ वो पवनें हैं जो भारत में शीतकालीन वर्षा करती हैं, एक कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से उठती हैं। 24, कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? भैया जमशेदपुर में तो टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री लगी है, बोकारो प्लांट है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और बोकारो प्लांट कहाँ है? भैया सूरत। सूरत नहीं है, सूरत में तो हीरे का काम होता है, सूरत में हीरे का काम होता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निश्चित किया था? कितने जज बैठे थे? 13। और ये कहा था कि संविधान के मूल ढांचा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं मूल ढांचा में।